नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेज केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 9। आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम 19 जुलाई को होने वाला है। मतलब 19 जुलाई से एग्जाम शुरू है। 19, 20 और 21 जुलाई को एग्जाम है। ठीक, कब एग्जाम है साथियों? 19, 20 और 21 जुलाई को है। 19, 20 और 21 जुलाई को है। और ऐसे में आपका क्या है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्न इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में, बीपीएससी टीआरई जो 3 था, 3.0, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। और ये जो सवाल था वर्ल्ड हिस्ट्री का, ये आपका कहाँ से आया था? तो क्लास 9 एंड 10 से आया था। मतलब बीएसईबी के जो बीएसईबी का जो सिलेबस है, क्लास 9 और 10, भारत और समकालीन विश्व, और भाग 1 और भाग 2 इसी से आया था। तो इसलिए हमने कोशिश की, कर रहा था मैं, कि कुछ ऐसा मिले कि आपको ये शॉर्ट में करा दे, और आपका यहाँ से आने वाला वर्ल्ड हिस्ट्री का अगर प्रश्न इस बार फिर से पूछे तो आपका गलत ना हो। मेरा पिछले बार पूरा सही हुआ था, बिकॉज मैं 9-10 को पढ़ाता था पहले कोचिंग, तो उसमें इस वजह से आप लोग भी एक बार 9-10 का ये बुक पढ़ ले। तो अभी इतना समय है नहीं कि आप पूरा किताब पढ़ सके। पूरा किताब पढ़ना भी नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पूछा जा सकता है वो आपको हम बताएंगे। बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 पे पूछे गए पैटर्न पर आधारित परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और नवीन सर के द्वारा गाइडेड है, और ये शॉर्ट नोट है। ठीक ना? तो आइए स्टार्ट करते फटाफट। फ्रांसीसी क्रांति से स्टार्ट करते। पहला चैप्टर आपको पता है, वैसे तो पहला चैप्टर है 9 का पुनर्जागरण, लेकिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति जो है ये कहाँ हुई थी? तो 14 जुलाई। कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि औरतें टाउन हॉल के सामने, ये जो है ये बास्तिल का किला था। किसका किला था? बास्तिल का किला था। और इसी किले पे जो है, जो राजा का विरोधी होता था, क्योंकि इस समय जो राजा था वो कौन था? तो वो था लुई लुई 16वां था। और लुई 14वां कहता था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे द्वारा कहा गया वचन ही शासन है, जैसे कि बाहुबली में कहा जाता है। ठीक ना? तो उसी तरह से लुई 16वां भी कहता था, लेकिन ये अयोग्य शासक था और इसके समय वृत्तियां और अनियमितता हो गई, जिसके वजह से 3 स्टेट का मीटिंग बुलाना पड़ा। और 3 स्टेट में पादरी वर्ग था, कुलीन वर्ग था और मध्यम वर्ग था। तो मध्यम वर्ग के लोगों ने विद्रोह कर दिया, इसलिए फ्रांसीसी क्रांति को मध्यम वर्ग का विद्रोह, या फिर आपको क्या कहा जाता है, या फिर आपको बुजुर्गा वर्ग का विद्रोह भी कहा जाता है। तो लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्हें ये जन सेना का गठन करने के लिए अंततः सैकड़ों लोगों के एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़े, और बास्टिल बास्टिल के किले, यहीं पर राजा के विरोधी को जेलों में रखा जाए, तो जेल को तोड़ डाला और भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने से सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्टिल किले लोगों की घृणा का केंद्र था। क्योंकि यहाँ जो कैद होता था, जो कैदी को कैद किया जाता था बास्टिल के किले में, उसको खूब पड़ता नहीं। एक्चुअली में कहा ऐसा जाता है, फ्रांस के इतिहासकारों ने लिखा है कि जिस समय बास्टिल के किले पर हमला किया गया, उस समय वहां लगभग 17-18 ही कैदी मौजूद थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। देखिए, ये पाव रोटी का विरोध भी इसको कहते हैं। जैसे अभी अपना जो पड़ोसी देश है, हाँ, अपना बेटा कुतबा जैसा जो पाकिस्तान है, वहां रोटी रोटी के लिए लोग मोहताज है। उसी तरह उस समय फ्रांस में लोग पाव रोटी के लिए मोहताज हो गया। 1774 में बुर्बो राजवंश के लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनियाता से हुआ। किससे? और ये जो मेरी अंतोनियाता थी ना, ये मतलब पूरा फिजूल खर्ची करती थी। फिजूल खर्ची का मतलब समझते हैं? राजा के दरबार में एकदम पूरा 10 को भी 1 लाख नौकर चाकर रहता था और सब रुपया उड़ा देती थी। इस वजह से जनता क्या थे? बहुत परेशान। जैसे मान लीजिए अभी देश में, पाकिस्तान में खाने को नहीं पुर रहा है, और वहां का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? बिहा पे बिहा कर रहा है और पार्टी पे पार्टी दे रहा है। तो हार गया इमरान खान। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेश को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते क्या हुआ कि जो फ्रांस के लोग थे ना, वो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए, जो कि कब हुआ था? 1773 में। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को मदद करने के लिए फ्रांस के सैनिक चल गए, और जब वहां गए, वहां पर आजाद करवाए, तो जब आजाद करवाए तो उन लोगों को लगा, करे भाई ये लोग आजाद हो गया, तो हम लोग भी अपने घर जाके क्या करेंगे? आजादी की मांग करेंगे। और फिर वापस जब वहां से फ्रांस के सैनिक आए, तो ब्रिटेन में वापस फ्रांस में आकर उन्होंने फ्रांस में भी राजतंत्र के खिलाफ क्या किया? विद्रोह कर दिया। सबसे पहले ही 2 अरब लिब्रे को बोझ चढ़ा हुआ था। लिब्रे, लिब्रे क्या? अरब की मुद्रा को, लिब्रे से ही अधिक का कर्ज और जुड़ा गया, जबकि उस समय फ्रांस की मुद्रा थी। अब तो फ्रांस में यूरो चलता है ना। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। केवल तीसरे स्टेट को लोग को ही कर देना पड़ता था, जिसको हम लोग मध्यम वर्ग या जनसाधारण
पूरी आबादी के लगभग 90% किसान थे, लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम दो स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मजात प्रदान थे और इन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। और दूसरा बात यह है, ये लोग क्या करते थे, कुछ भी चर्च के किसानों से करों का एक हिस्सा टाइट धार्मिक कर के रूप में वसूला जाता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इस वजह से क्या हुआ, तीसरे स्टेट के लोग क्या हुए, बोले हम टैक्स दे हम और मेरे पैसे से मजाक करे, लेकिन हम इन करों में टाइल, जो फ्रांस में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, फ्रांस में मध्यम वर्ग से लिया जाने वाले कर को क्या कहते थे, तो टाइल कहते थे, ठीक ना। प्रथम स्टेट में पारदी, द्वितीय तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, ये सब आपको पता है। लिवरे फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया, तो उसका कहेगा फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी, लिवरे। स्टेट, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्ति करने वाले। पादरी वर्ग आपको पता है क्या करता था, टाइट क्या है, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। टाइल सीधे राज्य को, टाइट जो है वो चर्च को कर दिया जाता था और टाइल सीधे राज्य को। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस में दिया गया था, फ्रांस की क्रांति में दिया गया था। और समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जियो जॉक रूसो जैसे दार्शनिक प्रस्तुत किए थे। अपने टू टिट इजेज ऑफ गवर्नेंस में लॉक ने, देखिए ये कौन, जॉन लॉक की पुस्तक क्या है, जॉन लॉक की पुस्तक थी टू टिड ट्रीडा इजेज ऑफ गवर्नमेंट, और निरंकुश अधिकारियों के सिद्धांत का खंडन किया। तो रूसो इस विचार के आगे बढ़ाते हुए जनता और प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार रखा। मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज, कहता है मोंटेस्क्यू की पुस्तक क्या थी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये क्वेश्चन पिछले बार बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा है। अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की सत्ता विभाजन की बात कही। आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को यह प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट, तो क्वेश्चन कल आपको जो सेट करा रहे थे उसमें बताए थे कि टेनिस कोर्ट जो विद्रोह हुआ था वो कहा, किस क्रांति से जुड़ा हुआ, फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ। फ्रांस की असेंबली, मतलब संसद को क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली कहते हैं। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो अभी फ्रांस के राष्ट्रपति शायद ओलाफ, ये अर्दोगान थे। मुंह में आया, मतलब पेट के हैं, मुंह में नहीं आ रहा, आ जाएगा तो बता देंगे। सब बदली थी जब सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला था। ओके, कहता संविधान तैयार नहीं किया गया जबकि असेंबली भंग नहीं, उसका नेतृत्व मेरबियो और आवेसिये ने। कुछ महत्वपूर्ण, 1774 में लुई 16वां फ्रांस का शासक बना था। स्टेट 1789 में स्टेट जनरल का तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन किया गया। बास्तिल पे हमला। 1791 सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने का संविधान बनाया गया। 1792-93 में फ्रांस गणराज्य सिर बना और राजा का सिर काट लिया गया और जो है जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस की डिक्टेटरशिप। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का क्या बना, शासक बना और फिर नेपोलियन ने डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर दिया। 1815 में बटारून के युद्ध में नेपोलियन की मृत्यु हो गई और 1815 से लेकर 1848 तक जो है, 1815 से 1848 तक का काल जो है, 48 तक का काल मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है यूरोप में। नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। ओके, ये सब आप जानते हैं। नेशनल असेंबली 1791 ईस्वी सदस्यों 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था दर्जा दिया गया। संविधान पुरुष एवं नागरिक आधार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। ये सब आपको पता है, ये सब नहीं पूछेगा। अप्रैल 1792 नेशनल असेंबली ने परसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ओके, पहली बार मॉर्सिलेस के स्वयं सेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिल हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। मार्सिल, जो मार्सिलेस गाना ही फ्रांस का क्या है, राष्ट्रगीत है। 1791 संविधान के सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डों जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। जैकोबिन को सौ कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। सौ कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिया के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा के कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन
का नाम दिया गया 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र को अंत कर दिया और फ्रांस में एक गणतंत्र की स्थापना हुई। लुईस 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी 1794 को पेरिस प्लेस डी लॉ कॉनक्लेव में उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकाते हैं और वाली मशीन था जिसपे क्या कहते हैं, रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों का अधिकतम सीमा तय कर दी थी। कौन बना था प्रधानमंत्री? रोबेस्पियर बना था, ठीक है। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में इसमें न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पे चढ़ा दिया। गिलोटिन क्या होता है? तो इस तरह से वो खंभा रहता है, यहाँ मुंडी फंसा देगा, ऊपर से गिरेगा, एगो कच्चे से गर्दन कर देगा। जिससे इसके अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वो सिलाई बुनाई, कपड़े की धुनाई करती थी, बाजारों में फूल फल सब्जियां बेचता था, संपन्न घरों में घरेलू काम भी करती थी। महिलाएं अपने हितों के हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद को राजनीतिक क्लब शुरू किए, अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में थे। उनमें द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया। कहता है फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब मिला? तो भारत की आज़ादी से 1 साल पहले। कब? भारत की आज़ादी से 1 साल पहले, यानी कि कब मिला? 1946 में मिला। कब मिला? 1946 में। ऑल्म द ग्रूज क्रांतिकारी फ्रांस के राज्य सक्रिय में सबसे महत्वपूर्ण। उन्होंने संविधान तथा पुरुषों एवं नागरिक का अधिकार घोषणा। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा को उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरेबियाई उपनिवेश मेटरनिक, गैडेलोप और सेंट टेमिगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं को महत्वपूर्ण। सन 1794 में कन्वेंशन फ्रांसीसी उपनिवेश सभी दासों की मुक्ति का कानून प्राप्त। फ्रांसीसी उपनिवेश के अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में। दास प्रथा का उन्मूलन जबकि भारत में कब हो गया था? भारत में भी दास प्रथा का उन्मूलन इसी समय हुआ था लगभग। और कौन किया था? लॉर्ड एलनबरो ने किया था। और इसी समय लगभग फ्रांस में भी दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। 18 नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। अगला, नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी से, देखिए जो इम्पोर्ट आखिरी 1815 में बटारालू, तो बटारालू जो है ये पूछा जाता है कहाँ थी? ये बेल्जियम में। कहाँ है? बेल्जियम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक ना। और बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में अपने उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। टीपू सुल्तान ने फ्रांस की इन क्रांतियों को देखकर ही क्या किया था? 1799 में भारत में भी जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। फ्रांस में 1830 ईस्वी में जुलाई क्रांति हुई। अब यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। देखिए यूरोप में समाजवाद एवं समाजवाद की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? तो जर्मनी के व्यक्ति थे, उनका नाम था कार्ल मार्क्स। बाद में राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। यूरोप के देशों में फ्रांस किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। राष्ट्रीय और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने रहे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार। 1815 में इटली के राष्ट्रवादी गिप्से मेजनी ने, देखिए गिप्से मेजनी कहाँ का था? इटली के। लाल कुर्ती संगठन का स्थापना किसने किया था? मेजनी। यूरोप में समाजवाद का ना, समाजवाद के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवादी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन को क्या कहा जाता है? रॉबर्ट ओवन जो है ये वैचारिक समाजवाद था जबकि वैज्ञानिक समाजवाद था, ठीक ना। और आधुनिक समाजवाद का जन्मदाता कार्ल मार्क्स और वैज्ञानिक समाजवाद यानी कि पुराने समाजवाद का जन्मदाता कौन था? रॉबर्ट ओवन। इंडियन अमेरिका ने समन्वय स्थापित किया। अगला देखिए, फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों को बहुत से जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते। कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 में, फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज हो।
से अलग हो। रूसी क्रांति, देखिए रूस की क्रांति कब, 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटना ही को क्या कहा जाता है, रूसी क्रांति। रूसी साम्राज्य का जन्म 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। किसका शासन था? जार निकोलस द्वितीय का। और आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस पूरी तरह हारते हुए क्या हो, हार रहा था तो अलग हो गया था कब, 1918 के आसपास। तो वही सब वजह था कि रूस में अंदर बहुत विद्रोह हो रहा था, जिस वजह से जार निकोलस द्वितीय ने प्रथम विश्व युद्ध से रूस को क्या कर लिया था, अलग कर लिया था। रूसी साम्राज्य के लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। 1905 की क्रांति, रूस एक निरंकुश राजशाही था। रूसी क्रांति के तहत उन्हें राष्ट्रवादी, जिन्हें जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकरण के समर्थक जिहादी मुस्लिम बहुल इलाकों का समर्थन। रूसी मजदूरों ने 1904 में साल बहुत बुरा रहा। चीजों की कीमतें इतनी बढ़ गई कि लोगों क्या हुए, लोग जो है 1905 में नारा लगाते हुए किधर चला, रूस के राजा की ओर चला, ठीक है ना। और नारा क्या था, रोटी दो या मुक्ति दो। और राजा ने क्या किया, जार निकोलस द्वितीय ने कि सबों पर गोली चलवा दी, जिसमें हजारों निहत थे। रूसी सैनिक मारे गए, जिसे रूस की क्रांति में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन हम बता रहे हैं हम। इसी दौरान जब पादरी गोपोन के नेतृत्व में मजदूरों के जुलूस पीटर फ्लेस जार का मार्ग सामने पहुंचा तो पुलिस और मजदूरों को हमला बोल दिया। इस घटना 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल। इतिहास में इस घटना को क्या कहा जाता है, खूनी रविवार। नारा क्या था, रोटी दो या मुक्ति दो। नारा क्या था, रोटी दो, दो या मुक्ति दो, रोटी दो या मुक्ति दो का नारा के साथ 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से जिद्दी थी। रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी 1905 में क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन किया। तो रूस के संसद को अभी भी क्या कहते हैं, ड्यूमा ही कहते हैं। पहला विश्व युद्ध और रूसी गणराज्य, 1914 में दो यूरोपीय गठबंधन के बीच युद्ध छिड़ गया। एक के में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय शक्तियां, तो दूसरे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। बाद में इटली और रोमेनिया भी इसी खेमे में शामिल हो गए थे। इस सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इस युद्ध का पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जरीना जार की पत्नी महारानी अलेक्सांद्रा ने जर्मन मूल के होने और उसके घटिया सलाहकार खासतौर से रासपुतीन, ये रासपुतीन क्या था, ये एक रेडिकल व्यक्ति था, नमक एक सन्यासी से निराज सहायक और अलोकप्रिय बना दिया था। रूसी शाही रूसी सेना को रूसी सेटी मरोल कहा जाता था। यह दुनिया की सबसे बड़ी शस्त्र। पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति, फरवरी के बाद अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन, ये व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति 1914 से युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियत को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। सोवियत रूस के स्थानीय स्वशासित संगठन को कहा जाता था। सोवियत किसे कहा जाता था, रूस के स्थानीय स्वशासित संगठन को कहा जाता था सोवियत। इसीलिए रूस का अभी वर्तमान नाम है सोवियत संघ। सोवियत संघ रूस। तीन मांगों को लेनिन की अप्रैल 33 के नाम जाना जाता है। अप्रैल 33 किसने दिया था, तो लेनिन ने दिया था। रूसी क्रांति से संबंधित था। ये सब क्वेश्चन आता है। अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। बोल्शेविक पार्टी को ज्यादातर लोगों को अप्रैल 33 के बारे में सुनकर काफी हैरानी हुई। जुलाई 1917 में बोल्शेविक द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शन का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को अक्टूबर 1917 की क्रांति, 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी के सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जा के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर बाहर चले गए। विंटर प्लेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर प्लेस पर बमबारी शुरू कर दी। रूसी क्रांति की तारीख, रूस में 1 फरवरी 1918 को जूलियन कैलेंडर, देखिए रूस में जो अभी हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं उसे कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, लेकिन रूस के लोग जूलियन कैलेंडर का अनुसार किया गया। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, 1850 से 1880 रूस में समाजवाद पर बहस, 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना।
1905 में खूनी रविवार, 1905 की क्रांति, 1917 में 2 मार्च जार द्वारा पदत्याग। इस समय जार क्या करता था? जार जो है सबसे भ्रष्ट था। वो लोगों को मुक्ति का दवाई तक बेचता। 24 अक्टूबर पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह, 1818 से 1820 गृह युद्ध, 1819 में कम्युनिस्ट गठन, 1929 सामूहिक कॉमिटर्न कम्युनिस्ट पार्टियों के अंतर्राष्ट्रीय संस्था। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है कॉमिटर्न। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था को पूरी तरह खिलाफ थे। ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इस चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 असेंबली ने बोल्शेविक के प्रस्तावों को खारिज कर दिया। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियन पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और गुप्तचर पुलिस को क्या कहते थे? चेका, बाद में ओजीपीयू तथा इनके वीडी नाम दिया गया। बोल्शेविक रेड से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918 से 1919 में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सामाजिक क्रांतिकारी ग्रीन्स और जार समर्थक व्हाइट्स का ही नियंत्रण रहा। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविक के उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जारी रखा। उन्हें पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू की। तो इसलिए भारत जो है पंचवर्षीय योजना का विचार कहाँ से लिया? भारत ने भी पंचवर्षीय योजना का विचार सोवियत संघ रूस से ही लिया। ये सब बात आपको याद रखना होगा। दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। एम एन रॉय भारतीय क्रांतिकारी। देखिए, एम एन रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी का विचार कहाँ से लाया था? रूस से। मैक्सिसन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन व यूरोप के कम्युनिस्टों के प्रमुख नेता थे। 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन। स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। कुलुकों के ठिकानों पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कलुक कहा जाता था। रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता था? कुलक। ओके, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। जब इसके बाद अनाज की कमी बनी तो खेतों में समूहीकरण का फैसला लिया गया। इसी के बाद स्टालिन का समूहीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 में पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती कल खोज के काम करने का आदेश जारी किया। कि मतलब सभी किसान क्या करेगा? समूहीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से 33 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग मर गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय कम्युनिस्टों ने सोवियत संघ के लिए जनमत निर्माण किया था। अब नाजीवादी या हिटलर को दिया। यानी कि क्या पढ़ रहे हैं? अब हम लोग जर्मनी पढ़ रहे हैं। फ्रांस पढ़ लिए, रूस पढ़ लिया, अब जर्मनी। जर्मनी में जो है, जर्मनी हिटलर के बिना क्या है? अधूरा है। दुनिया हिटलर को भले निरंकुश कहे, लेकिन जर्मनी के लोग हिटलर की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। क्या? तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमा हुए पूरे दिल के, ऐसा लगा तुमसे मिल के। हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने की कटिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। मई 1945 जर्मनी मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर और उनके प्रचार मंत्री गोयबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूबर्ग में एक तो हिटलर क्या कर लिया था? आत्महत्या भी। नात्सी शब्द जर्मन भाषा के शब्द नीत्योस्योल्स के प्रारंभिक अक्षर से बनाया गया है। वाइमर गणराज्य का जन्म 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य बना। उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 14 से 18 लड़ा, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे में काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर उन्होंने उन्हें केंद्रीय शक्तियों के हारने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसा लगा तुम। वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राखस्टग के लिए जन प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार, 26% कोयला भंडार, फ्रांस, इंग्लैंड, पोलैंड, डेनमार्क और लुथेनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना को भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद
यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदार महाद्वीप बन गया। रूढ़िवादी पुरातनवादी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमले का निशाना निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर का अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। किसका? जर्मनी का। जिस समय बैमर गणराज्य की स्थापना हुई, उस समय रूस की में हुई बोल्शेविक क्रांति के तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टिक लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजना को अंजाम दे। खंदक युद्ध में के मोर्चे पर सैनिकों को छिपाने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहते हैं? खंदक। क्या कहते हैं? खंदक कहते हैं। बैमर गणराज्य ने पुराने सैनिक के फ्री कोर नामक संगठन संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तुमसे मिल हम्म साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। कुछ सीख रहे होंगे तो कर दीजिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सभी इंपॉर्टेंट। हिटलर का उदय अठारह सौ नवासी ऑस्ट्रिया में जन्म हिटलर। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था, पर वो पहले विश्व युद्ध में वो फौजी शामिल भी हो गया था। हाँ। 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपने नियंत्रण कायम किया। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। 1929 में नाजी पार्टी की जर्मन संसद 1932 से आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसने 27% वोट मिले। 30 जनवरी 1937 को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया और हिटलर क्या बन गया? जर्मनी का प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है ना? 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इन वाल्टिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। कानून ने हिटलर के संसद के हाशिए पर हिटलर ने अवसाद को पट्टी पिलाने की जिम्मेदारी शास्त्री हलमायर सख्त को दी थी। ओके। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक साम्राज्य एक नेता के नारे के आर 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। 1937 में राइनलैंड को दोबारा कब्जा किया और एक जन सितंबर। देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, कहा जाता है कि हिटलर की दिमाग की क्या थी? उपज थी। है? पूरब में हिटलर जर्मनी सीमा को फैलाना चाहता था। नार्डिक जर्मन आर्य आर्य बताए जाने वालों ने एक शाखा, ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मनी से मिलते जुलते मुल्क लोग थे। ब्लॉन्ड नीली आंखों और सुनहरे वाले वाला जिप्सी जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूहों की अपनी सामुदायिक सब पहचान थी। सिस्ती और सेमा ऐसे ही दो समुदाय थे। घोटो किसी समुदाय और औरों के अलग थलग रखना। नासी जर्मनी सबसे बुरा यहूदियों का हलवा। ठीक है ना? 1938 में जनसंहार में देखिए, यहूदियों का जो जनसंहार है वो हिटलर द्वारा किया गया था। कब? 1938 में। यहूदी प्रार्थना घर को कहा जाता है? सिनेगोग कहा जाता है। यहूदियों का देश अभी क्या है? इजराइल है। ये सब आपको जर्मन बच्चों ने जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठन को सौंपी गई। 10 साल की उम्र बच्चों को युग फोक में दाखिल करा दिया गया और 14 साल की उम्र में सभी। ब्रिटेन पहले विश्व युद्ध के दौरान उसी इलाके पर कब्जा कर लिया जिसे जर्मन। आइए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को। हम्म
1 अगस्त 1914 को पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। 9 नवंबर 1918 को जर्मनी के गुट ने टेक दिए, युद्ध समाप्त। 9 नवंबर 1918 को वाइमर गणराज्य का स्थापना कलन। 28 जून 19 वर्साई संधि। 30 जनवरी 1939 हिटलर जर्मनी का शासक बना। 1 सितंबर 19 जर्मन का पोलैंड पर घोषणा। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुआ। ओके, पहला विश्व युद्ध सेराटोवा हत्याकांड की वजह से हुआ था। जर्मनी सेना सोवियत संघ में घुसती है। यहूदियों का कत्लेआम शुरू होता है 1941 आधे समय से। अमेरिका अभी दूसरे विश्व युद्ध में घुस गया और अमेरिका पर्ल हार्बर के हमले के बाद कूदा था। आज तो आज दिल चरिया ईस्ट अफ्रीका कहा जाता है। 19 तंगानिया ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। 1961 में उनसे आजादी मिली और 1964 में जिंजीबार के विलय के बाद हो जाएगा। ओके, वन समाज और उपनिवेश। औद्योगिकरण के दौर में 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिकरण। साउसिंग बूम जिल जंगलों में स्लीपर रेल की पट्टियों का आर पार लकड़ी के तख्ते। 1900 इंग्लैंड में बलूत ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के कई तरह की मांग को पैदा किया, जिस वजह से क्या हुआ, भारी जंगल के काट छटाई हो गई और रेल की पट्टियों जोड़े स्लीपरों के रूप में लकड़ी के भारी जो 1 मील लंबी रेल पट्टी के पीछे 1760 से लेकर 2000 स्लीपर की आवश्यकता पड़ती थी। यूरोप में चाय, कॉफी और रबर की कीमत बढ़ी। पूरे करने के लिए इन वस्तुओं को बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों के एक भारी हिस्सा साफ किया गया। अंग्रेज को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगल का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों के अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाए, इसलिए उन्होंने डैचीज बेडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ से इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया। उस देश का पहला वन निदेशक नियुक्त किया गया था। किसे? ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। पोपल को जंगल जंगल मुक्त लकड़ी के लिए महत्व रखते हैं। ओके, वैज्ञानिक वानिकी वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिससे पुराने पेड़ काट कर उनकी जगह नए पेड़ लगाया जाता है। वर्डिस ने 1864 भारतीय वन 1865 में वन अधिनियम लागू होने के बाद इरादों में संशोधन। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में ये सब का पता नहीं, ये सब क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, संस्थान नहीं नहीं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी गोल्ला समुदाय की, ये सभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो था ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था वर्ल्ड हिस्ट्री का। आइए आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,